हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को जो है एक बहुत बड़ा हिट मिला है। नॉट ओनली हमारे देश की इकोनॉमी को, दुनिया भर की इकोनॉमी जो है इस समय अपने निचले स्तर पे आ चुकी है। तो इस क्राइसिस से उभरने के लिए, एमएसएमई यूनिट्स को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा हिट इस कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं, तो हमारे देश की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान यहाँ पे किया गया है। एक 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो है ऐलान कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई यूनिट्स के लिए इस पैकेज में जो है क्या प्रावधान है और क्या क्या बेनिफिट जो है यहाँ एमएसएमई यूनिट्स के लिए दिए गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो हमारे इस वीडियो के डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे, किन किन बातों पे हम जो है आज एनालिसिस करेंगे, किन किन बातों में हम चर्चा करेंगे, वो पॉइंट्स क्या हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 3 लाख करोड़ का एक लोन देने की बात की गई है सरकार की तरफ से, वर्किंग कैपिटल जो है एमएसएमई यूनिट्स को दी जाएगी, तो वो क्या है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो 100% क्रेडिट गारंटी जो दी जाएगी वो क्या है, ये क्रेडिट गारंटी का कंसेप्ट क्या होता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो 20,000 करोड़ का सब ऑर्डिनेट डेट जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया जाएगा वो क्या होता है, सब ऑर्डिनेट डेट का मतलब क्या होता है, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन जो है एमएसएमई सेक्टर में सरकार की तरफ से किया जाएगा थ्रू द रूट ऑफ फंड्स ऑफ फंड, तो वो क्या होता है, ये फंड ऑफ फंड का कंसेप्ट क्या होता है, ये भी हम जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सरकार की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है कि अप टू 200 करोड़ के जो टेंडर्स हैं वो ग्लोबली नहीं दिए जाएंगे, यानी कि बाहर की कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे। इसका हमारे देश की एमएसएमई सेक्टर जो है, एमएसएमई यूनिट्स जो है, उनको जो है क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में भी जो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो एमएसएमई यूनिट्स का अब तक क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता था उसको भी जो है चेंज कर दिया गया, उसकी भी जो है एक नई डेफिनेशन दी गई है। उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी दूसरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, सो ये जो है आज हमारे डिस्कशन पॉइंट रहेंगे। लास्ट में जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेप सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, क्या ये बाकई में एमएसएमई यूनिट्स के रिहेबिलिटेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्या इतने स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी रहेंगे एमएसएमई यूनिट्स के रिवाइवल के लिए, तो उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से दी जा रही है एमएसएमई यूनिट्स के लिए, ठीक है, तो उसका जो है डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इसकी डाउन साइड क्या हो सकते हैं, उसको भी जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इनसे जो है हम कैसे बच सकते हैं उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे यानी सागर अग्रवाल के साथ, अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 3 लाख करोड़ की जो कोलेटरल फ्री लोन, ऑटोमेटिक लोन जो सरकार की तरफ से एमएसएमई यूनिट्स के लिए दिए जाएंगे, इस चीज की जो घोषणा की गई है वो क्या है। एक्चुअली देखिए, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि ऐसे एमएसएमई यूनिट्स जिन्होंने 29 फरवरी 2020 तक किसी भी बैंक हो गई या एनबीएफसी हो गई उनसे लोन लिया है और वो लोन जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका 25 करोड़ तक है, ठीक है, और उस यूनिट्स का जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, तो उसको जो है 20% एडिशनल लोन दिया जाएगा, वो भी विदाउट कोलेटरल, यानी कि उसको जो है कोई भी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आप जब भी किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले जो है किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है। कोलेटरल का मतलब होता है आपसे कुछ प्रॉपर्टी कुछ मांगा जाएगा या कुछ गारंटी वगैरह ऐसी मानी जाएगी ताकि बैंक के लिए जो है वो लोन जो है सेफ रह सके। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आज की डेट में रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है इस पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा हिट हुआ है। आज की डेट में मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है लगभग 20 से 30% डाउन हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे देश की बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, वो जो है लोन देने के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेक्टेंट हो चुकी हैं। अगर आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है, मान के चलो आपने 1 करोड़ का लोन ले रखा है और आपने उसके आगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है बैंक को दे रखी है और आप उससे बैंक के पास जाते हैं एडिशनल लोन लेने के लिए कि आप मुझे 20 लाख का जो है एडिशनल लोन दे दीजिए, तो बैंक जो है आपको यहाँ पे एडिशनल लोन नहीं देगा। क्योंकि एक तो देखिए रीजन ये है इस चीज का कि आपने जो ऑलरेडी सिक्योरिटी दे रखी है वो जो है अभी आपके ऑलरेडी अवेल्ड लोन को कवर करने के लिए भी नाकाफी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है डायलूट हो चुकी है, वो उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ की बजाय घट के 80 या 90 लाख या 70 लाख तक जो है रह चुकी है। तो जो आपने 1 करोड़ ले रखा है वो भी जो है आपकी प्रॉपर्टी अभी कवर नहीं कर रही। उस सिचुएशन में आपको एडिशनल 20 लाख रुपीस का लोन देना, यानी 20% ऑफ
योर अवेल्ड लिमिट, वो जो है बैंकों की तरफ से यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने जो है यहाँ पे 100% क्रेडिट गारंटी कवर जो है एक यहाँ पे हमारी बैंक को दिया है, कि सरकार यहाँ पे एक्चुअली कहना ये चाहती है कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है आपसे, आप उन्हें 20% तक जो है एडिशनल लिमिट दे दीजिए, उनको एडिशनल लोन दे दीजिए, और उसके लिए जो है हम आपको हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो है आपको 100% गारंटी दी जाएगी। यानी कि अगर वो लोन डिफॉल्ट भी करते हैं तो आपका पैसा सेफ है, आपको जो है सरकार की तरफ से उस पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये लोन लेने का, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बात की गई है कि इसके लिए वही एमएसएमई यूनिट्स जो है एलिजिबल होंगी जिनका जो टोटल बोरोइंग है वो 25 लाख तक आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 29 फरवरी 2020 तक। ठीक है, और उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर आता है। ठीक है, तो उन्हीं एमएसएमई यूनिट्स को जो है यहाँ पे लोन दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे किसी नई एमएसएमई यूनिट्स को जो है लोन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक एडिशनल लोन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है तभी आपको 20% जो है एनहांस करके जो है अमाउंट दे दिया जाएगा, 20% का एडिशनल लोन जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्कीम वैलिड है उसकी वैलिडिटी है सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 के बाद आप जो है इस स्कीम का जो है फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लोन अवेल करने के लिए किसी भी गारंटी फीस या किसी भी कोलेटरल को देने की जो है यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई है। अभी तक जो बैंक लोन देने में झिझकती थी, लोन एमएसएमई यूनिट्स को नहीं दे रही थी क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, तो मैं यहाँ समझता हूँ कि बैंक जो है अभी थोड़ा सा अपने उनका जो प्रॉस्पेक्ट है उसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे और यहाँ पे खुल के जो है एमएसएमई यूनिट्स के लिए लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी। दूसरा अब मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों कि सरकार की तरफ से ये 3 लाख करोड़ का अमाउंट ही क्यों डिसाइड किया गया, क्यों ना ये 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ क्यों नहीं किया है। यहाँ पे 3 लाख करोड़ का ही जो है अमाउंट, वो क्या कैलकुलेशन सरकार की तरफ से की गई कि सिर्फ ये 3 लाख करोड़ का ही अमाउंट जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया। देखिए दोस्तों, एज पर एस्टिमेट जो आज की डेट में एमएसएमई यूनिट्स का टोटल लोन जो आउटस्टैंडिंग है वो लगभग 18 लाख करोड़ है। ठीक है, और इसमें ये जो 18 लाख करोड़ लोन जो एमएसएमई यूनिट्स को दिया गया है उसमें जो 80% पार्ट है वो वर्किंग कैपिटल का है एंड जो 20% पार्ट है वो टर्म लोन का है। तो आज की डेट में आपको पता ही है कि 2 महीने से जो है एमएसएमई यूनिट्स या जो भी इंडस्ट्री है, देश की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, कोई रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है कि उनको जो है एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है, ये रेंट अगर कोई दे रहा है तो उसको रेंट तो पे करना है, तो बहुत सारी उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, तो वो तो उनकी चली रही हैं। तो ऐसा एस्टिमेट है कि मान के चलिए उन्हें 20% रिक्वायरमेंट, अगर 2 महीने के हिसाब से लें तो उनको 20% रिक्वायरमेंट जो है एडिशनल फंड की है। तो यहाँ पे अगर आप 18 लाख का 80% लें और उस अमाउंट का 20% लें तो वो लगभग 2.88 लाख आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ का प्रावधान जो है एमएसएमई यूनिट्स के लिए एज एडिशनल 20% लोन के लिए किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अगला मेजर सरकार की तरफ से यहाँ पे लिया गया है वो क्या है। देखिए, इसके अलावा 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन के अलावा सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, अभी तक ये जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो सिर्फ ऐसी एमएसएमई यूनिट्स के लिए था जो स्टैंडर्ड है, उनका लोन कभी एसएमए या एनपीए नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो किसी भी वजह से अपना लोन जो है पे नहीं कर पाई, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, अगर उन्हें एडिशनल कुछ वर्किंग कैपिटल दी जाए, उन्हें कुछ असिस्टेंस दिया जाए तो वो जो है रिवाइव कर सकती हैं। तो ऐसी यूनिट्स को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए 20,000 करोड़ का जो है एक सबऑर्डिनेट डेट का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसी यूनिट्स को दिया जाएगा जो एनपीए में चली गई हैं या ऑलरेडी स्ट्रेस में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है दोस्तों एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी दी गई, यहाँ पे 100% क्रेडिट गारंटी जो है सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी सरकार की तरफ से यहाँ पे यूज की गई है, तो हम समझते हैं कि सबऑर्डिनेट डेट जो है क्या होता है। देखिए, सबऑर्डिनेट डेट का दोस्तों मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, देखिए आपने किसी एमएसएमई यूनिट्स को लोन दिया है। ठीक है, अब उस एमएसएमई यूनिट्स की जो है और भी बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती हैं, उसको टैक्स लायबिलिटीज हो सकती हैं, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, उसने और भी कुछ सिक्योर लोन ले रखे होंगे। ठीक है, वो सब बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, अगर आपने सबऑर्डिनेट डेट दिया है तो इसमें क्या होता है, देखिए ये सबऑर्डिनेट डेट की जो प्रेफरेंस होती है वो थोड़ा सा नीचे चली जाती है। देखिए, सबऑर्डिनेट डेट इज एन अनसिक्योर्ड लोन और बॉन्ड that ranks below other
more senior loans or security with respect to claims or asset or earning. Okay, in the case of borrower default, creditors who own subordinate debt will not be paid out until senior debts are paid in full. ठीक है, तो अगर सबॉर्डिनेट यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया गया है, सबॉर्डिनेट डेट जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया गया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलो अगर आपने देखिए 10 लाख का लोन पहले से ले रखा है, सिक्योर लोन है वो आपकी तरफ से, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल 20% यानी कि 2 लाख का लोन जो है सरकार की तरफ से एज ए सबऑर्डिनेट डेट आपको दे दिया गया। ठीक है, तो अब होगा ऐसा, मान के चलिए आपकी यूनिट किसी भी वजह से बंद हो जाती है, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट डेट जो पेमेंट करने की, जब आप यूनिट जब बंद होगी, उसका लिक्विडेशन होगा, उसके सारे एसेट जब बेचे जाएंगे तो उससे जो पैसा आएगा, तो सबसे पहले जो सिक्योर लोन है, अदर जो टैक्स लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी है, उनके लिए जो है वो पैसा जाएगा। जब एट लास्ट में अगर कुछ पैसा बचता है तो उससे जो है आपका सबऑर्डिनेट डेट जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं मानता हूं कि ये जो सरकार को यहाँ पे जो पेमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे जो है बहुत कम होती है। कि देखिए, एक तो ऑलरेडी जो यूनिट है वो एनपीए है, स्ट्रेस में चल रही है, उसका बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा। दूसरा, ये जो इसकी जो रैंकिंग है सबऑर्डिनेट डेट की, वो बहुत पीछे आती है। ठीक है, तो जब वो यूनिट अगर मान के चलो डिफॉल्ट करती है, उसके सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, तो जब तक उसकी सारी लायबिलिटी जो है पे नहीं होंगी, तब तक जो है यहाँ पे सरकार को जो है कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये जो पैसा है सरकार का, ये रिटर्न नहीं आने वाला है अगर यूनिट जो है डिफॉल्ट करती है तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की जो बात की गई है एमएसएमई यूनिट्स के लिए, वो क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50,000 करोड़ का जो है इक्विटी इन्फ्यूजन एमएसएमई यूनिट्स में सरकार की तरफ से किया जाएगा, और जो ये इक्विटी इन्फ्यूजन रहेगा वो थ्रू द रूट ऑफ फंड रहेगा। अब ये यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, फंड ऑफ फंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये स्कीम समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिश क्या की गई है कि एमएसएमई यूनिट्स को जो है यहाँ पे मोटिवेट किया गया है कि वो अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाएं। ठीक है, वो उनको एनकरेज किया गया है कि वो जो है अपनी यूनिट्स को जो है थोड़ा बड़ा करें, अपनी कंपनी को लिस्टेड करें, शेयर मार्केट में लाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इक्विटी इन्फ्यूजन की बात की गई। इक्विटी इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सरकार जो है यहाँ पे उनको कोई लोन या ऐसा कुछ नहीं देगी, वो उनका जो बिजनेस है उसमें एक शेयर लेगी, यानी कि शेयर के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगी, उनको सीधा कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज करके देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब एमएसएमई यूनिट्स को क्या फायदा हुआ कि अगर वो लोन लेती तो उस पे जो है उन्हें उसका रीपेमेंट करना पड़ता, उस पे जो है उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे जो है सरकार एज ए पार्टनर काम कर रही है, एज ए इक्विटी उसने इन्फ्यूजन किया है, तो उस पे जो है कोई भी इंटरेस्ट जो है एमएसएमई यूनिट्स को देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर एमएसएमई यूनिट्स को फायदा होता है तो वो डिविडेंड पे करेगी, अदरवाइज उसको रीपे करने की भी उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये फंड ऑफ फंड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ इस स्कीम में जो है बात की गई है कि फंड ऑफ फंड विल बी ओपन थ्रू ए मदर फंड एंड ए फ्यू डॉटर फंड। तो ये फंड ऑफ फंड का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फंड ऑफ फंड का मतलब होता है एक बड़ा फंड यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जिसे हम मदर फंड बोलेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जो है अपना पैसा डालेंगे। एक तो ये सरकार ही डालेगी, सरकार हो सकता है कि एसबीआई को बोल दे वो भी यहाँ पे पैसा डाले, और बोल दे एलआईसी को बोल दे वो भी यहाँ पे पैसा डाले। तो एक बहुत बड़ा फंड लगभग 50,000 करोड़ का जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें कुछ डॉटर फंड होंगे, यानी कि जो 50,000 करोड़ का जो फंड होगा उसमें कुछ 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार के कुछ थोड़े बहुत जो है फंड बना दिए जाएंगे, 8-10 जो है फंड बना दिए जाएंगे। तो अब ये जो डॉटर फंड होंगे, ये जो है एमएसएमई यूनिट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, उन्हें उसकी वायबिलिटी के हिसाब से जो भी यूनिट पसंद आती है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रोथ और वायबिलिटी जो है यूनिट की क्या है, उसके हिसाब से जो है ये डॉटर फंड जो है एमएसएमई यूनिट्स में इक्विटी के थ्रू जो है फंड इन्फ्यूजन करेंगे। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ फंड ऑफ फंड। तो उम्मीद करता हूं मैं यहाँ पे आपको ये फंड ऑफ फंड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से यहाँ पे किया गया है वो है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़। देखिए दोस्तों, अब तक क्या होता था कि सरकार की तरफ से कोई भी टेंडर निकाला जाता था तो उसके लिए जो है इंटरनेशनल यानी कि बाहर की जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां जो हैं, वो भी जो है अपनी बिड लगाती थी। ठीक है,
तो उन फॉरेन कंपनी से जो है हमारे देश की जो छोटी कंपनियां हैं वो जो है कंपटीशन नहीं कर पाती थी, तो एक अनफेयर कंपटीशन की वहां पे जो है सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती थी, और जो टेंडर हैं वो जनरली फॉरेन कंपनीज को चले जाते थे, हमारे देश की कंपनियों को जो है नहीं मिल पाते थे। तो अभी क्या है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बात की थी जब उन्होंने इस पैकेज का ऐलान किया था, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो 200 करोड़ तक के जो टेंडर होंगे उनको जो है बाहर की कंपनियों को नहीं दिया जाएगा, उनको जो है सिर्फ इंडिया में ही उनके लिए जो है बिड इनवाइट की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टेंडर जो हैं सिर्फ एमएसएमई यूनिट्स को ही दिए जाएंगे। इसके लिए बड़ी जो लार्ज कॉर्पोरेट है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एल&टी हो गया, वो बिड नहीं कर सकते, वो ऑब्वियसली बिड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों जी कि जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए छोटी कंपनियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो एमएसएमई यूनिट्स को ही जो है मिलेगा। इससे जो है उनका टर्नओवर जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म में एमएसएमई यूनिट्स को जो है यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बाद में जो एक छठा पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो छठी जो घोषणा एमएसएमई यूनिट्स के लिए यहाँ पे की गई है, दैट इज ई मार्केटिंग लिंकेज। दोस्तों आपको पता ही है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वो एडवर्टीजमेंट पे जो है बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारी कैपिटल है, बहुत पैसा है उनके पास, तो वो एक बड़े स्केल पे जो है अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, टीवी पे ऐड दे सकते हैं, रेडियो पे ऐड दे सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ऐड दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन जो छोटी यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, वो एडवर्टीजमेंट पे जो है उतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, इसलिए जो है उनके प्रोडक्ट जो है उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और उनकी जो सेल है वो जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से ई मार्केट लिंकेज का जो एक कंसेप्ट आएगा, सरकार जो है यहाँ पे एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट करेगी, जिसपे छोटी यूनिट्स भी जो है अपने प्रोडक्ट्स का जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी तक जो है छोटे छोटे जो है मेले लगते थे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एमएसएमई के जो प्रमोट करने के लिए कुछ जो है उद्योग मेले लगते थे, उनमें जो है एमएसएमई यूनिट्स आके अपने प्रोडक्ट्स का जो है प्रमोशन करती थी। लेकिन अभी आज के डेट में अब ये कोविड-19 की सिचुएशन है, उस टाइम में जो है ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उनको बढ़ावा देने के लिए ई मार्केट लिंकेज का जो है कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें एमएसएमई यूनिट्स भी जो हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को जो है आगे एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा अदर जो यहाँ पे स्टेप लिया गया है वो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एमएसएमई यूनिट से ही खरीदे जाते हैं। ठीक है, सरकार भी जो है बहुत सारी परचेज जो है एमएसएमई यूनिट से करती है। तो अब जब सरकार उनसे प्रोडक्ट खरीदती है तो जो है कभी कभी टाइम पे जो है उनका पेमेंट नहीं हो पाता, कभी कभी क्या जनरली ही टाइम पे पेमेंट जो है सरकार जो है एमएसएमई यूनिट्स को नहीं करती है, तो उनका बहुत सारा जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है वो जो है डेट में फंस जाता है, यानी सरकार के पास जो है फंस जाता है, जिससे उन्हें वर्किंग कैपिटल का जो है क्राइसिस हो जाता है और वो अपने बिजनेस को जो है रन नहीं कर पाते, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने अभी एक योजना लाई है कि 45 दिन के अंदर जो है किसी भी एमएसएमई यूनिट से अगर सरकार कुछ खरीदती है तो उसका जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इससे भी जो है उन्हें एक लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा और जो है बहुत बड़ा बेनिफिट जो है यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो मेजर सरकार की तरफ से लिए गए हैं, क्या ये बाकी में एमएसएमई यूनिट्स के लिए हेल्पफुल होंगे? ठीक है, तो देखिए सरकार की तरफ से जो 3 लाख करोड़ का जो एक पैकेज लाया गया है कोलैटरल फ्री लोन्स का, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है। शॉर्ट टर्म में जो है इससे इमीडिएटली जो है एमएसएमई यूनिट्स को जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको अपनी सैलरी पे करनी है, बहुत सारे ऑपरेशन कॉस्ट हैं, अभी रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर रहे हैं वो, तो इसमें जो है इमीडिएटली उनको एक जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बेनिफिट जो है मैं समझता हूँ हमारे देश की जो है 2/3 जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, सरकार की तरफ से जो अदर पैकेज भी लाए गए हैं, जैसे 20,000 करोड़ का पैकेज लाया गया है, 50,000 करोड़ का एक पैकेज लाया गया है, इनका जो बेनिफिट है वो हमारे देश की लगभग 1/3 एमएसएमई यूनिट्स तक ही पहुंच पाएगा। 2/3 एमएसएमई यूनिट जो हैं इस बेनिफिट का जो है अभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। देखिए इसका रीज़न क्या है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज़ क्रेडिट गैप। ठीक है, हमारे देश में आज की डेट में जो एमएसएमई यूनिट्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, वो लगभग जो है 37 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये 2019 का डाटा है, ठीक है, 1 साल पुराना डाटा है। इसमें जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट कंप्लीट की गई है वो लगभग 9 लाख करोड़ की है। ठीक है, एंड एनबीएफसी द्वारा जो क्रेडिट उन्हें दिया गया है दैट इज़ 1.5 लाख करोड़। एंड अदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गए या अदर
स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गई, जो अदर बैंक है उनके द्वारा लगभग 0.61 लाख करोड़ का लोन जो है उन्हें दिया गया है। तो यानी टोटल कुल मिला के बात करें तो सिर्फ 11 लाख करोड़ का लोन जो है एमएसएमई यूनिट्स को फॉर्मल सेक्टर की तरफ से जो है दिया गया है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट में जो बेनिफिट दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और ये जो 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, ये सिर्फ वही यूनिट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से लोन लिया है, और जिन यूनिट्स ने किसी प्राइवेट लैंडर से लोन लिया है उसको जो है इन सब स्कीम्स का जो है कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 1/3 यूनिट जो हैं वो ही इस राहत पैकेज का जो है फ़ायदा उठा पाएंगे, बाकी 2/3 एमएसएमई यूनिट्स को जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ये सरकार की तरफ से जो न्यू डेफिनेशन जो लाई गई है एमएसएमई यूनिट्स की, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे बहुत सारी यूनिट्स जो हैं अभी नए क्राइटेरिया के अंदर एमएसएमई के जो है अंडर क्लासिफाइड हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो भी जो है बढ़ा दिया गया है। पहले मैक्सिमम 10 करोड़ था, अभी जो है उसको 20 करोड़ कर दिया है। तो बहुत सारी नई यूनिट जो है यहाँ पे एमएसएमई क्लासिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है उसके जो हैं कुछ डाउनसाइड क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे 100% क्रेडिट गारंटी जो है नहीं दी जानी चाहिए थी। ठीक है, बिकॉज सच ए गारंटी लीव्स नो इंसेंटिव फॉर ए बोरोवर टू पे बैक एज ही हैज नथिंग टू लूज। ठीक है, अब बोरोवर की तरफ से यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं दी गई है, उसकी तरफ से ना ही कोई प्रॉपर्टी दी गई है, ना कुछ अदर टाइप की गारंटी दी गई, तो वो इतना सीरियस नहीं होगा उस लोन को पे करने के लिए, क्योंकि उसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं है, नथिंग टू लूज, तो वो लोन क्यों पे करेगा। ठीक है, साथ में जो 100% गारंटी सरकार की तरफ से बैंकों को दी गई है कि अगर बोरोवर पे नहीं करता तो यहाँ पे पूरा पेमेंट जो है बैंकों को सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा, तो ये भी जो है एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैंकर इज अश्योर्ड ऑफ पेबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो जो है एक अच्छा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जो है उस लोन के लिए नहीं करेगा। वो अगर बोरोवर एलिजिबल नहीं है तो ऐसे बोरोवर को भी जो है बैंक की तरफ से जो है लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, वाई शुड ही बॉदर टू चेक इफ द बोरोवर इज डिजर्विंग और नॉट। तो यहाँ पे बैंकर को ये चेक करने के लिए कोई बॉदरेशन नहीं होगी कि ये जो बंदा है जिसको मैं लोन दे रहा हूँ वो उसको डिजर्व करता है कि नहीं, क्योंकि ही इज सेफ। ठीक है, तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर देश के अंदर बैंकों के अंदर जो है एनपीए की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, आपको दोस्तों पता ही है कि एनपीए आज की डेट में ही बैंकों के लिए बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत सारी बैंक तो इसकी वजह से क्लोज कर देनी पड़ी। आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक जो है अभी क्लोज करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ दी एनपीए। ठीक है, यस बैंक का भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा एनपीए बढ़ गया था। ठीक है, उसके लिए आरबीआई की तरफ से स्पेशल मेजर्स लिए गए, स्पेशल स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, तो एनपीए एज ऑन डेट भी जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये जो क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से दी गई है, ठीक है, इसकी वजह से भी मुझे उम्मीद है कि आगामी समय में जो है एनपीए की संभावनाएं जो है बढ़ सकती हैं। ये सारे लोन जो हैं इनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो है लोन एनपीए हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से 100% गारंटी, क्रेडिट गारंटी ना देके कुछ 80% की क्रेडिट गारंटी देनी चाहिए थी, और 20% जो है बैंकों के ऊपर डालना चाहिए था, ताकि वो जो है प्रूडेंट लैंडिंग करें, एक अच्छा ड्यू डिलिजेंस करके जो है लैंडिंग करें। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बोरोवर को जो फैसिलिटी दी गई है, बोरोवर से भी जो है कुछ परसेंट जो है यहाँ पे कुछ कोलेटरल या कुछ गारंटी लेनी चाहिए थी, ताकि वो लायबल रहे लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।